हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HSSC क्रैकर्स में। मैं भारती, आपकी हिंदी एजुकेटर, लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर है। इस बार क्या रहने वाला है, हमारा CET पार होने वाला है और क्या रहेगा हमारा एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, आपकी वीडियो स्टार्ट होने वाली है। आपके जो हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो स्टार्ट होने वाले हैं। जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइव आ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम के कारक रूप केवल 7 ही होते हैं, ठीक है। डैश कारक रूप नहीं होता, तो हमें बताना है कि कौन सा कारक रूप नहीं होता। अगर हम कारक की बात करें तो कारक के 8 रूप होते हैं, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ठीक है, और संबोधन। संबोधन जो है हमारा, अब इसमें सर्वनाम के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम में हम क्या यूज करते हैं? मैं, तुम, उस, इसे, तुम्हारा, ठीक है। सर्वनाम में हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, और संबोधन में हम क्या यूज करते हैं? हे, अरे, अजी, ठीक है। सर्वनाम, तो सर्वनाम के हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो सर्वनाम के हिसाब से हमारे कारक के केवल 7 ही रूप होंगे। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ठीक है। संबोधन जो है ये सर्वनाम कारक का रूप नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम हे, अरे, अजी, जैसे किसी को बुलाते हैं ना, अरे सुनते हो अजी इधर आओ, तो इसमें क्या है, हम सर्वनाम का यूज नहीं कर रहे हैं। मैं, तुम, इसे, ये क्या है? सर्वनाम है। तो जब सर्वनाम के कारक रूप पूछे जाएंगे तो केवल 7 ही कारक रूप होंगे, और जब कारक के पूछे जाते हैं तो 8 होते हैं। तो जो संबोधन कारक है हमारा, वो क्या है? सर्वनाम का रूप नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? संबोधन। संबोधन कारक रूप नहीं है सर्वनाम का। नेताजी भाषण दे रहे हैं और लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ये कौन से वाक्य का उदाहरण है? ठीक है, कौन से वाक्य का उदाहरण है? अब देखिए ध्यान से, नेताजी भाषण दे रहे हैं और लोग ध्यान से सुन रहे हैं, यानी कि ये अलग वाक्य है और ये अलग वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है किस शब्द से? और से, ठीक है। जब हम दो वाक्यों को ऐसे जोड़ते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? संयुक्त वाक्य। हस्त का तद्भव शब्द डैश है। हस्त का तद्भव शब्द बताना है हमें। तद्भव शब्द क्या होता है? जो संस्कृत से लिया गया है, ठीक है। तत् प्लस भव, यानी कि तद्भव शब्द होता है, यानी कि जो किसी दूसरे शब्द से प्रकट होता है। हस्त क्या है? वो, हस्त का अर्थ क्या होगा? इसमें हाथ होगा, ठीक है। तद्भव शब्द हस्त, ठीक है। इसका शब्द बताना था हमें, हाथ। ये आपको चिन्ह दिया गया है, ठीक है। इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? जब हम इसको कोमा बोलते हैं, ठीक है। और इसको कहते क्या है हिंदी में? क्या कहते हैं इसे? अल्प विराम। यानी कि अल्प विराम क्या, यानी कि जब हम इस शब्द का यूज करते हैं ना, इस चिन्ह का, तो यानी कि पूरा वाक्य खत्म नहीं हुआ होता, ठीक है। इसको बीच में जो है थोड़ा विराम देने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे राम दुकान से सेब, संतरे, सब्जी और मिठाई लाया, ठीक है। जब हम इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? राम दुकान से सेब, संतरे, सब्जी और मिठाई लेकर आया, ठीक है। तो हम इस शब्द का यूज, इस चिन्ह का यूज कैसे कर रहे हैं? ये क्या है? अल्प विराम, यानी कि एक ठहराव आ जाता है वाक्य में, तब हम इस शब्द का यूज करते हैं, इस चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है।
इस और ये क्या बोलते हैं हम इसको, अल्प विराम। ठीक है, यानी कि लाइन खत्म नहीं हुई होती, बस हम एक ठहराव के लिए इसका यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, अल्प विराम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर, तो हम उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा क्या होती है, जिसमें किसी नाम वस्तु को का संबोधन किया जाता है, और सर्वनाम में हम इन शब्दों का यूज करते हैं, मैं तुम। ठीक है, अब जैसे राम मार्केट जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, संज्ञा है राम। और जब मैं मार्केट जा रहा हूं तो उसमें सर्वनाम क्या है, मैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर हम क्या यूज कर रहे हैं, सर्वनाम। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। पाव, आध, पौन, सवा आदि किसके उदाहरण हैं। अब इसमें ना एक निश्चित संख्या नहीं दी गई है। ठीक है, पाव, आध, पौना, यानी कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, उसको हम चार भागों में बांट रहे हैं ना, जैसे आधा है, आधा सेब, ठीक है, पाव, पौना यानी कि आधे से ज्यादा, ठीक है, सवा यानी कि एक, और आधे से कम। ठीक है, तो वो क्या होता है, सवा। यानी कि ये सब जो क्या है, एक निश्चित संख्या नहीं है, ये क्या है, अपूर्णांक जोदक विशेषण, यानी कि विशेषता बता रहे हैं। आधा लीटर दूध, ठीक है, पाव भाजी, अ, आधी किलो सब्जी, ठीक है, ये आधा पौना, ये सब क्या है, अपूर्णांक जोदक विशेषण है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, अपूर्णांक जोदक विशेषण। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था किसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था हमारे विशेषण के अंतर्गत आते हैं। विशेषण क्या होता है, क्या बताता है, किसी व्यक्ति वस्तु की क्या बताता है, विशेषता बताता है। ठीक है, और मूलावस्था क्या होता है, हमारी सामान्य रूप होता है। ठीक है, मान लो ये मूलावस्था क्या होता है, सामान्य रूप होता है किसी चीज का। जैसे आम मीठा है, तो उसमें मीठा क्या है, आम मीठा है, यानी कि हम एक ही फल का क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं कि आम मीठा है। ठीक है, उत्तरावस्था में क्या होता है, जब जब हम दो दो चीजों के बीच, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में क्या करने लग जाते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, जब हम दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बीच में तुलना करते हैं, या तब वो क्या होता है, उत्तरावस्था होती है। जैसे कि आम सेब से मीठा है, ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, आम और सेब के बीच क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, इन दो चीजों के बीच तुलना कर रहे हैं, तो ये क्या है, उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था क्या होती है, यानी कि आम, जैसे आम सबसे मीठा है, सभी फलों से मीठा है, आम सभी फलों से मीठा है। ठीक है, यानी कि हम आम को जो है, सभी पूरी जाति फलों फलों की पूरी जाति का बोध हो रहा है ना इसमें, और आम क्या है, इन सभी फलों से मीठा है, यानी कि उत्तमावस्था है। ठीक है, और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, विशेषण, क्योंकि ये बताते हैं विशेषता। चलिए नेक्स्ट, ज्ञानवान पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्री रूप बताइए, स्त्रीलिंग बताना है। ज्ञानवान आपको पुल्लिंग शब्द दिया गया है, हमें स्त्रीलिंग बताना है, इसका स्त्रीलिंग रूप बताना है। ठीक है, ज्ञानी ये पुल्लिंग ही है, ठीक है, सुज्ञानी ये भी पुल्लिंग है। ज्ञानवती जो है ये क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, जो हमारा आंसर रहने वाला है वो क्या है, ए। ज्ञानवान पुल्लिंग और ज्ञानवती क्या है, स्त्रीलिंग। ओके, आगत का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, आगत का विलोम शब्द बताना है। आगत का अर्थ क्या होता है, आया हुआ। आगत होता है आया हुआ, तो इसका विलोम शब्द क्या बनेगा, हमारा आंसर क्या है, सी, गत। यानी कि हमारा आंसर क्या है, गत। गत का क्या मतलब होता है, न आया हुआ। ठीक है, आगत क्या होता है, आया हुआ, और गत का मतलब होता है न आया हुआ। कर्म कारक किसे कहते हैं।
जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से साधन का बोध होता है, ये इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कर्म कारक क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध होता है, तो वो क्या होता है? हमारा कर्म कारक। ठीक है। अब जैसे मान लो राम ने शाम को बुलाया। ठीक है। तो ये क्या है? हमारा व्यक्ति है, उसका क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। राम ने शाम को बुलाया है, और इसमें देखो को कर्म जो है, को कर्म की विभक्ति क्या है? को। ठीक है। तो राम ने शाम को बुलाया, यहाँ पे कर्म कारक होगा। ठीक है। यानी कि क्या होता है कर्म कारक? जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध होता है, वहां पर क्या होता है? हमारा कर्म कारक। डैश क्रिया से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है। ठीक है। तो कौन सी क्रिया है जिससे हमें ऐसा लगे कि हमें आज्ञा दी गई है या उपदेश दिया गया है, निषेध किया गया है? तो कौन सा क्रिया होगी वो? आज्ञार्थ। नाम से ही दिख रहा है ना, आज्ञार्थ, यानी कि आज्ञा, आज्ञा दी जा रही है। आज्ञार्थ क्रिया से क्या होता है? हमारा आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी, आज्ञार्थ। विकारी कृदंत डैश प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विकारी कृदंत? विकारी कृदंत हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान कृदंत, वर्तमान कृदंत, ठीक है, भूतकाल कृदंत, और क्या है? भविष्यत, भविष्यत कृदंत। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं हमारे विकारी कृदंत? 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत कृदंत। राजमहल शब्द का उदाहरण है। राजमहल को किस शब्द का उदाहरण है? राजमहल देखो, राज प्लस महल, 2 शब्द है ना, 2 शब्दों से मिलकर क्या बना है? एक शब्द बना है। ठीक है। तो जब 2 शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है तो वो क्या होता है? हमारा यौगिक होता है। ठीक है। तो यहाँ पे राजमहल शब्द का क्या उदाहरण है? यौगिक। ये यौगिक का उदाहरण है राजमहल शब्द। 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को क्या, कौन सा व्यंजन कहते हैं? जब 2 भिन्न भिन्न व्यंजन, हमारे स्वर क्या होते हैं? आ से लेकर अंग खाली तक होते हैं, और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो हमारे क से लेके अज्ञानी तक होते हैं। ठीक है। यानी कि जब भिन्न भिन्न व्यंजन, 2 व्यंजन है अलग अलग, और उसके मेल से क्या है? एक व्यंजन बना है। ठीक है। तो वो कौन सा व्यंजन कहलाता है? वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे जैसे ये है, क्ष बोलते हैं इसको। ठीक है। ये किस कौन कौन से व्यंजन से बना है? क प्लस श, श बना है ना, यानी कि 2 व्यंजन है। ठीक है। और इससे क्या बना है? एक व्यंजन बना है। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तो जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं होती उसे हम अतिथि कहते हैं। ठीक है। अतिथि कभी भी आ सकते हैं, कोई निश्चित तिथि नहीं होती कि आज आएंगे कल आएंगे, कभी भी आ सकते हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अतिथि। तो थैंक यू गाइस, ये थी हमारी वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है। इसके अलावा जो है टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और HSSC की स्पेशल क्लासेस रहने वाली है, PDF रहने वाला है सभी सब्जेक्टों का, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं। और क्या करवाया जाएगा इसमें? हरियाणा CET की जो है अच्छे से तैयारी की जाएगी। तो जल्दी से तो हमारे 200 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है। 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस होंगे हमारी क्लासेस। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।